सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैक 13। इसका जो पूरा कंटेंट है वो मैंने इस एक वीडियो के अंदर डाल दिया है, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड ना मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट 6-7 ईयर्स के ही क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं। ओके, एंड उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैंने ऑलमोस्ट वो हर क्वेश्चन इसमें डाला है। एंड उन्हीं के पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वही पूरा का पूरा जो आपका एक ब्लॉक है ना वो कवर कर लेता है। तो आई डोंट थिंक इससे बाहर कुछ आपसे ऐसा पूछा जाएगा। देयर आर वेरी थिन चांसेस कि ऐसा पूछ लिया जाए। अदरवाइज आपके लिए ये एक पीडीएफ, ये एक वीडियो ही काफ़ी होगी पूरा एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए। ओके, इससे बाहर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। यही कवर कर लिया तो आपके एग्जाम की पूरे की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या है इस ब्लॉग का, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन्स। इसका मतलब है कि भाई हमारे देश में जितने भी लोग, पिछड़ा हुआ वर्ग है ना, मार्जिन किसे बोलते हैं? मार्जिनलाइज्ड लोग वो होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं। मतलब जो आज के टाइम पे जो हमारा अर्बन एजेस है, मतलब जितने भी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो अभी भी उस डेवलपमेंटल एरिया से ना काफ़ी दूर है। जैसे ट्राइबल लोग हो गए, है ना, हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में हो गए, या फिर जितने भी बाकी स्टेट्स है वहाँ के जितने भी ट्राइबल एरियाज है वो लोग हो गए, या फिर दलित वर्ग हो गए, जो सोसाइटी की थिंकिंग की वजह से पिछड़े हुए हैं। वो रहते तो हमारे बीच ही है, अर्बन एरियाज में ही है, लेकिन उन लोगों के साथ भी भेदभाव बहुत होता है। तो इस पूरे जो हमारा मैक 13 है ना, इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में ये सारी डिस्कशन हुई है इन लोगों के वर्क्स के बारे में, इन लोगों की थॉट्स के बारे में। ठीक है, कि भाई इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेस करी, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा ब्लॉक आ जाता है थ्योरी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ दलित्स। इसमें देखो कोई ऐसे पर्टिकुलर एक वो वर्क नहीं है, इसमें हमें दलित्स का डिस्कोर्स समझने को मिलेगा, उनका कल्चर एंड उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है। तो देखो इसमें जितने भी पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपको 4 टॉपिक दे दी जाएंगे, उसमें से आपको 2 करने होंगे। एंड ये एक एक जो है 10 नंबर का होगा। एक जो टॉपिक होगा 10 नंबर का होगा, तो ऐसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का बन जाएगा। मान लो एक आपसे दलित डिस्कोर्स पूछ लिया, दूसरा आपसे दलित कैनन पूछ लिया। अब ये 2 पूछ लेंगे आपसे, तो मतलब ऐसे तो टोटल 4 पूछेंगे, पर इनमें से कोई भी आपको 2 करने होंगे, जो कि आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आने चाहिए पहले, तभी आप ये लिख पाओगे, राइट। तो फर्स्ट जो ये हमारा पूरा ब्लॉक है ना, इसमें से इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा, मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ 10 मार्क्स का। 10-10 मार्क्स के 2 भी आ सकते हैं। ओके, बाकी के जो आगे के ब्लॉक्स है उसमें से पूरे पूरे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इस वाले में ना चॉइस भी नहीं होगी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरीली करना ही करना पड़ेगा। ओके, बाकी के सारे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको चॉइस मिल जाएगी। तो देखो दलित डिस्कोर्स क्या होता है भाई? डिस्कोर्स वर्ड्स को मैं अगर बहुत इजीली समझाऊं आपको, तो इसका मतलब होता है चर्चा करना किसी चीज के ऊपर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप जितनी भी इसमें इंफॉर्मेशन लिखी है वो सारी की सारी लिख सकते हो, कि भाई ये जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करता है, जो कि हमारी हिंदू हिंदू आइडियोलॉजी में है, लिटरेचर में है, हिस्टोग्राफी में है। ओके, एंड जो दलित की वॉइसेस है, मार्जिनलाइज करती है ना दलित के वॉइसेस को, उसको उठाती है। तो ये जो डिस्कोर्स है ये क्रिटिसाइज भी करता है, मतलब चर्चा है एक तरह की। एक तरह से लोगों के बीच में ये ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही है ये गलत है। ठीक है, फिर अंबेडकर की राइटिंग देखो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये इनका बहुत फेमस वर्क है। ऐसे आप जो है काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। बच्चों मैंने ना एक दलित लिटरेचर के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, बहुत टाइम पहले बनाई थी, बट आपके इस एग्जाम में भी वो काफ़ी हेल्प करेगी इन लोगों की हिस्ट्री समझने के लिए, स्पेशली कि इनका ये हमारे कल्चर में कैसे ऐसा हुआ कि हमारे लिए इतने पिछड़े हुए बन गए, कि हमारा जो ये ब्राह्मणिकल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चला आया, इसमें 4 वर्ण बने, तो इन लोगों को उन 4 वर्णों में जगह भी नहीं मिली। जो ये दलित हैं हमारे, तो वो सबसे ज़्यादा पिछड़े कैसे हो गए, इस पूरा मैंने अच्छे से वो थ्योरी आपको पढ़ाई है उस वीडियो में। तो आप प्लीज़ वो वीडियो एक बार ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ नहीं बता पाऊंगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैनन एंड डिस्कोर्स। देखो कैनन मैंने कई बार बताया हुआ है, एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बुक्स हम जिनको मान लेते हैं कि भाई ये बुक्स है जो बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑथोरिटी रखती है, ये जो है लोगों का माइंड चेंज कर सकती है ना।
तो उनको हम कैनन बोल देते हैं कि भाई रिकग्नाइज्ड अथॉरिटेटिव बॉडी ऑफ लिटरेरी, रिलीजियस और कल्चरल वर्क्स। तो जितनी भी फेमस बुक्स होंगी जो हम पूरा मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनके माइंड में नए नए आइडियाज डेवलप हो सके। तो ऐसे हमारे जो दलित कैनन्स है वो कौन से हो सकते हैं, किस बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, क्या उसमें जो बात लिखी है वो सही लिखी है, एग्जैजरेट करके लिखी है या अंडरमाइन करके लिखी है, वो सारी चीजें हम दलित कैनन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो जो कैनन है ना वो तो डिस्कस करेगा कि भाई ऑफिशियली क्या चीज एक्सेप्टेड है, बट डिस्कोर्स क्या है, ये इन्फ्लुएंस करेगा कि लोग कैसे सोचते हैं, बोलते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, तो डिस्कोर्स क्या हो गई, सिर्फ सिर्फ एक चर्चा हो गई। एंड कैनन क्या हो गई, वो बुक हो गई बड़ी जो मतलब मशहूर है, इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है, जिससे किसी को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, ऑथोरिटेटिव होगी वो। इंसेप्शन एंड कॉनोटेशंस ऑफ द टर्म दलित। तो देखो दलित का जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, संस्कृत वर्ड दल से आया है, जिसका मतलब होता है ब्रोकन, ऑप्रेस्ड और क्रश्ड। ठीक है, तो इसमें देखो पूरा थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताई हुई है कि भाई कम्युनिटीज हुआ करती थी, फोल्ड वर्ण सिस्टम हुआ करता था हिंदू सोसाइटी के अंदर, एंड इनको उसमें से बाहर रखा जाता था जो अनटचेबिलिटी के लिए उसमें था। फिर काफी सारे लोगों ने काफी अपना कंट्रीब्यूशन दिया जिससे कि इन लोगों का जो उद्धार हो सके, है ना, उत्थान हो सके। तो ज्योतिराव फुले जी थे हमारे, बी आर अम्बेडकर जी थे, तो इन लोगों ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया इसके लिए कि दलित को भी आप इक्वल लेके चलो। ठीक है, उनमें वो भी उतने ही इंसान है जितने आप हो। तो ये जो दलित है ना ये थोड़ा सा और ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है, डिग्निटी दिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल जस्टिस, इस तरीके से यूज करता है। जो अनटचेबल वर्ड है ना, अनटचेबल, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसको यूज ना करके हम दलित बोलते हैं कि भाई ये जो पिछड़ा हुआ समाज था हमारा, ये दलित है, इन लोगों के लिए भी आप रिस्पेक्ट दो, इन्हें सोशल जस्टिस दो, इन्हें डिग्निटी है इनके पास भी पूरी। ठीक है, चलो थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दलित लिटरेचर। तो एक तो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग हो गई, जिसमें लोग अपने ही जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस है उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्होंने कास्ट ऑपरेशन झेला, ह्यूमिलेशन झेला, एंड स्ट्रगल फॉर डिग्निटी उन्होंने देखी। ठीक है, तो झूठन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि ये आ जाएगी सबसे इम्पोर्टेंट। फिर फिक्शनल वर्क्स भी है, जैसे बाबूराव बगूस व्हेन आई हाइड माय कास्ट। ठीक है, तो ये जो है फिक्शनल स्टोरीज है जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लिखी गई है। ओके, इसमें नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ये सब आ सकता है। फिर पोट्री एंड प्रोटेस्ट लिटरेचर आ जाता है, जैसे नामदेव दसाल हमारे काफ़ी ज़्यादा फेमस दलित राइटर है। तो इसके अंदर स्लोगन्स आ जाएंगे जो एंगर दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है। ओके, तो ये सारे हमारे मेजर कैटेगरीज हो जाते हैं दलित लिटरेचर में। फिर इन तीनों वर्ड का डिफरेंस बताना है, अनटचेबल, हरिजन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड दलित, चार वर्ड हो गए ना ये। अनटचेबल तो देखो मैंने बताया डेरोगेटरी है, नेगेटिव वर्ड है, ओप्रेसिव टर्म है। ठीक है, जो दिखाता है कि भाई ये जो लोग हैं ये हिंदू वर्ण सिस्टम से ही बाहर के हैं। ओके, एंड इन्हें किसी भी तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड नहीं होगा इन्हें हमारी सोसाइटी में। हरिजन जो है हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया है, जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। तो ये एक तरीके से उनको और मतलब थोड़ा सा ज्यादा ओवर वो दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ये तो भगवान के बच्चे हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट हो गई, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल टर्म है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होती है। ठीक है, फिर देखो ये जो दलित वर्ड है ये एक तरह से सेल्फ चूजन वर्ड है जो इनको अपनी आइडेंटिटी देता है। ठीक है, ये इन्हें डिग्निटी देता है। ये कलेक्टिव स्ट्रगल है एक तरह से इन लोगों का कि हम ये जो कास्ट ऑपरेशन है ना इसको खत्म करके रहेंगे। फिर आज के टाइम पे जो दलित वर्ड है वही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे ये कॉनोटेशंस भी समझ में आ गया हमें इसका। ठीक है, फिर अम्बेडकर कॉल फॉर कन्वर्जन। आप लोगों को पता है अम्बेडकर जी ने ना बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि ये जो दलित जो मतलब ये हमारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना ये ख़त्म हो, पर ये नहीं मिट रहा था जड़ से। तो एट द एंड इन्होंने बोला कि भाई मैं जो ये हिंदू सोसाइटी में पैदा हुआ हूँ ना यही गलत है, मैं ये हिंदू धर्म ही छोड़ दूंगा। आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई अ हिंदू। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने दी थी। तो इसके बाद इन्होंने जो है ना बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया और भी काफ़ी सारे लोगों के साथ। ठीक है, 1956 में इनके जो फॉलोअर्स थे नागपुर में इन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए कि भाई इस रिलीजन में कम से कम थोड़ी इक्वालिटी तो है।
तो ये जो कन्वर्जन था ये पॉलिटिकल था, स्पिरिचुअल था, सोशल एक्ट था कि भाई जो हिंदू आप इस रिलीजन पे इतना घमंड करते हो, आपके रिलीजन ने हमें क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन दिया है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया। ठीक है, फिर दलित कैनन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो ऐसा लिटरेचर है दलित से रिलेटेड, फिलोसफी, कल्चर, एक्सप्रेशंस उनके दिखाता है, जो कि मतलब उनके जितने भी उन्होंने लिव्ड एक्सपीरियंस है, जहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन सही है, उन सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो इसमें मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन हो गए? बी आर अम्बेडकर, नामदेव दसाल, वाल्मीकि, बेबी कामले, ठीक है, ये काफ़ी काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे। कैनन फॉर्मेशन, देखो कैनन जो है ये बनती कैसे है, ये आपका सिर्फ इसी पर्टिकुलर मैग 13 का क्वेश्चन नहीं है, ये काफ़ी सारे उनमें भी आया है कि भाई वो वर्क्स जिसको ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ इसको हम पढ़ सकते हैं, जो मतलब मान लो एजुकेटर्स हैं, उन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स पढ़े, ठीक है, फिर उन्होंने उनमें से सेलेक्ट करे कि भाई जो तो बेकार वर्क है इन्हें तो साइड कर दो। अब फिर एक लिस्ट होगी, है ना, वो शॉर्ट डाउन करेंगे लिस्ट को और नैरो डाउन करेंगे, उसमें से भी वो ऐसे टॉप प्रायोरिटी का बना लेंगे कि हाँ ये 5 जो है टॉप में आनी चाहिए, कि भाई ये है 5 जो लोगों की सोच बदल सकती है, जो इन्हें स्कूल्स में पढ़ाई जानी चाहिए, कॉलेजेस में पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है, एंड इन वर्क्स के ऊपर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कल्चर को, तो उसे हम ऐसे बोल देंगे कि इस तरह से क्या होता है, कैनन फॉर्मेशन होती है, कि जो कैनन है, जो बड़ा मशहूर वर्क है, जो वैल्यूएबल वर्क है, इस तरीके से वो जो है हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाता है, हमारे एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। और इस कैनन को पढ़ के ही क्या बनेगी? पावर स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी, हिस्टोरिकल बायसेस, ठीक है, कि भाई हिस्ट्री कैसे रन करती थी, ये हमें कैनन्स को पढ़ के ही तो पता चलेगा। ओके, तो हमारे जो न्यू कैनन्स है ना, उसमें दलित, फेमिनिस्ट कैनन्स ये सब आ जाता है। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ दलित ऑटोबायोग्राफी है तो बड़ा इजी है, फर्स्ट हैंड लिव्ड अकाउंट्स मिल जाएंगे हमें, पर्सनल स्ट्रगल्स, कलेक्टिव रेजिस्टेंस, मेन स्ट्रीम अपर कास्ट लिटरेचर भी इसके अंदर चैलेंज करी जाती है दलित ऑटोबायोग्राफी के अंदर, ठीक है। तो आइडेंटिटी, डिग्निटी, सेल्फ एजर्शन, ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी, पॉलिटिकल टेक्स्ट। तो इसमें मेन हमारे ऑथर्स कौन कौन हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बाले, बेबी कामले, ये सारे आ जाएंगे। फिर फुले जी का कंट्रीब्यूशन बताना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे ये रिफॉर्मर थे, इनके ऊपर रिसेंटली एक अभी मूवी भी बनी है, तो आप लोग अगर कभी टाइम मिले ना तो आप वो मूवी भी देखना। देखो आपने सब्जेक्ट चूज करा है मैग 13, तो इसको मुझे आप बताओ, ये क्या आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलेक्टिंग अ सब्जेक्ट चूज किया है, या यू लिटरली बिलीव इन दिस सब्जेक्ट? ठीक है, अदरवाइज तो आप इजी सब्जेक्ट्स चूज कर सकते थे, जो जिनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल थी। अगर आपने वाकई में इस सब्जेक्ट को चूज करा तो इसके बारे में आपको ए टू जेड सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारे ये ज्योतिराव फुले थे, ये और इनकी वाइफ दोनों ने मिलके बहुत ज़्यादा सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश की, जहाँ जहाँ पे भी जो जो चीज़ें भी गलत थी, ठीक है। तो ये थिंकर थे, राइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गुलामगिरी, गुलाम गिरी। इसका देखो ये वर्ड से ही आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या है, स्लेवरी। मतलब कि जो भाई दलित लोग थे, जो पिछड़ा हुआ वर्ग था, उनसे सिर्फ ये उम्मीद की जाती थी कि तुम्हें जो है स्लेवरी ही करनी है, तुम्हें नौकर ही बन के रहना, तुम और कुछ नहीं कर सकते। तो देखो सावित्री बाई फुले जो इनकी वाइफ थी, उन्होंने लड़कियों के लिए और दलितों के लिए पहला स्कूल भी बनवाया। ओके, तो इन्होंने क्वेश्चन किया ये कास्ट सिस्टम को, एंड एजुकेशन फॉर दलित्स, विमेन एंड लोअर कास्ट। ओके, देखो ये लिखा है इनका वर्क, गुलामगिरी। ओके, इन्होंने सत्यशोधक समाज भी फाउंड किया, कब? 1873 में, टू प्रमोट इक्वालिटी एंड अपोज कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। ओके, नेक्स्ट ब्लॉक पे आ जाते हैं। अभी हमारे जो ये पर्टिकुलर वर्क्स है ना, इसमें हमें देखो दो वर्क्स मिलेंगे, चंगिया रुख, अगेंस्ट द नाइट, रिटन बाय बलबीर माधोपुरी, और एक और है संगति बाय बामा, ठीक है, बामा जी का वर्क है संगति। ये हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, इसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको डील कर लोगे आसानी से, जैसे ही आप इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ोगे, ठीक है। मान लो अगर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो देखो टाइटल का क्या ये कहना चाह रहे हैं, वो भी मैंने लिखा हुआ है इसमें, सारा इसका बैकग्राउंड स्टोरी वगैरह सब कुछ है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको ये एग्जाम में इजीली बता दूं कैसे क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सभी की राइटिंग्स में ना
ज़्यादातर सेम ही बात कही गई है। मतलब अगर ये सारे दलित थे तो भाई सभी ने दलित ऑपरेशन सहा है, चाहे ये किसी भी बैकग्राउंड से हो। जैसे मान लो ये बलबीर माधोपुरी जी है, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो इनकी भी सेम कहानी है। ठीक है, फिर हमारी जो ये बामा है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ठीक है, ऐसे ही आगे हम देखेंगे, कोई गुजरात से बिलोंग करता होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता होगा, कोई केरला से बिलोंग करता होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह है, बस जगह बदल जाती है, ऑपरेशन सबका सेम ही है। कोई महाराष्ट्र से जो बिलोंग करता है उनका और ज्यादा अलग लेवल का ऑपरेशन हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ना, मतलब इन सब के पॉइंट्स काफी हद तक सेम ही हैं। बस कुछ एक आधे जो माइनर पॉइंट्स अलग होंगे वो आपको कैच करने हैं, जिससे आप एग्जाम में वो हाईलाइट करके लिख दो। बाकी जो अंडर द लाइन पॉइंट्स है ना, वो सबके सेम ही है। कास्ट ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ये सारे पॉइंट्स सेम ही रहेंगे। अब ये जो चंगैया रुख है, ये हमारे बलबीर माधोपुरी ने लिखे हैं, जो पंजाब के माधोपुर में रहते थे। फिर उन्होंने किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। और इसका देखो टाइटल का मीनिंग समझ लो, जो ये चंगैया रुख है, ये एक ऐसा पेड़ है जो ऊपर से काट दिया गया है, जिससे कि उसको क्या बना दिया, ड्वार्फ बना दिया। मतलब उसकी ऊपर के सारे जो, मतलब वो ब्रांचेस होते हैं वो काट दिया। तो अब वो बाकी ट्रीज के साथ कैसे वो करेगा, मतलब एक साथ कैसे खड़ा होगा। तो ये दिखाते कि हमारी जो ये दलित कम्युनिटी है ना, हमारा भी ऊपर से वो सिर कटा हुआ है। मतलब हम पर फिर भी हम जो है अपनी कोशिश इतनी ज़्यादा जारी रखते हैं कि हमें ना कैसे भी करके नए ब्रांचेस उगा ही लेते हैं अपने। ठीक है, तो इसमें ना ये एक तरह से बिल्डिंग्स रोमन भी है। बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है, मैंने कई बार बताया है, जो उस तरह के नॉवल होते हैं जिसमें ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है हमारा प्रोटैगनिस्ट। मतलब स्टार्टिंग उसकी होगी थोड़ी डल, थोड़ी मतलब बुरे हालातों में, धीरे धीरे स्ट्रगल करता है, वो कैरेक्टर डेवलप होता है, एंड फाइनली कुछ अच्छा अचीव करता है। तो यहाँ पे ये क्या अचीव कर रहे हैं कि मतलब एक पॉजिटिव नोट पे जाके ये जो नॉवल है वो खत्म हो रहा है, कि चाहे आप कितना ही बार हमारे पेड़ को काट लो, हम फिर भी दोबारा से रीग्रो कर ही जाएंगे। ओके, तो इस पूरे को पढ़ लेना, आप अच्छे से लिख देना। फिर संगति है जो बामा जी ने लिखी है, 1994 में लिखा गया था इसको। ये दलित फेमिनिस्ट राइटर है बामा, एंड इनका एक और नाम है बामा फास्टीना सुसाई राज ना, पूरा नाम है, सॉरी। तो ये जो वर्ड है ना संगति, इसका मतलब होता है इवेंट्स इंग्लिश में। तो ये एक्चुअली तमिल वर्ड है, ये हिंदी वर्ड नहीं है। हिंदी में जो संगति होता है वो तो साथ होता है ना, किसी का अकम्पनी करना किसी को। इसका मतलब होता है इवेंट्स। तो ये किस चीज़ के इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी तरह के इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे दलित ऑपरेशन देखा गया है। एक तरह से एनेक्डोट्स है, यादें हैं, मेमोरीज है, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों की इन्होंने बात करी है। इनका एक और भी बहुत फेमस वर्क है कारकू। ये ना अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इस वर्क के बारे में तो आपको पता होना चाहिए फिर। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर इन्होंने डबल ऑपरेशन, नरेटिव स्ट्रक्चर, फोकस ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस, दलित फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस, क्रिटिक ऑफ सोशल नॉर्म्स, इन सारी चीज़ों की बात की है। अब ये आप डिटेल में इसको पढ़ना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ओके, ये इनकी सिर्फ पर्सनल ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग नरेटिव्स इन्होंने दलित वीमेन कम्युनिटी के दिए हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोएट्री। अब पोएट्री में देखो, वैसे तो आप लोगों के ब्लॉग में काफ़ी सारी पोएट्रीज दी हुई थी, लेकिन मैंने सिर्फ वो पोएट्रीज इसमें डाली है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। तो मेरा अनुमान है मोस्ट प्रोबेबली यही पोएट्रीज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, क्योंकि देखो ये रिपीट भी हो रहे हैं ना बार बार। जैसे सनी का कवि कार्ड है जो, उनके क्वेश्चन देखो, एक बार यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। मतलब आपने ये एक क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो मान लो अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप 20 मार्क्स में इजीली लिख के आ सकते हो। और इस बार जो मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाई है ना, इसमें कंटेंट मैंने आपको इतना दिया है कि 20 मार्क्स के लिए आपका इनफ हो जाएगा वो। ठीक है, अगर आप खुला खुला भी लिखते हो या फिर बहुत बिच्चा बिच्चा लिखते हो, आपके 2 से ढाई पेज आराम से भर जाएंगे। काफ़ी कंटेंट है इसमें, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओके, तो इनकी जो ये पोम है, इसके बारे में आप बता सकते हो। तो इनकी 2 पोम्स हैं, नेकेड ट्रुथ्स एंड विद लव। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इसमें दे दी है, आप लोग प्लीज़ डिटेल में पढ़ लेना। सेम ऐसी जो हमारी ये कोचिंग सेंटर है, वासुदेव सुनानी जी ने लिखी है।
इस पोम से एक या दो ही क्वेश्चंस आए थे, बट मैंने फिर भी डाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट पोम्स नहीं पूछी गई थी। तो मैंने ये सोच के कि हाँ भाई आ सकता है इसका भी क्वेश्चन, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। बातें इन सब में सेम ही कही गई है, मोर और लेस सेम चीज़ों के ऊपर ही बातें कही गई है। क्रिटिक ऑफ सुपरफिशियल प्योरिटी, द प्लाइट ऑफ द अनटचेबल्स, फेल्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, आयरनी ऑफ द कोचिंग सेंटर, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे देखो टीचिंग अनटचेबल्स भी है। ओके, यहाँ इस चीज़ की बात की गई है। तो आपको बस पूरा टेक्स्ट पढ़ने के बाद एक या दो पॉइंट ऐसे सेपरेट दिमाग में याद रखने कि हाँ यहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड बात है कि भाई जब पढ़ाई करवाते हैं ना जो हमारे गुरु होते हैं, उनके अंदर भी ये अनटचेबिलिटी का भूत दिमाग में बैठा रहता है, तो वो और कितना ज़्यादा गलत है। ओके, फिर एक और पोम है टू बी और नॉट टू बी बॉर्न, ये हमारी लिखी थी एल.एस. रोकार्डे जी ने। अब देखो ये टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि भाई हमें पैदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा राइट है। तो चैलेंजिंग द राइट टू एग्जिस्ट, अ क्राई ऑफ एंग्विश एंड रेजिस्टेंस, द पॉलेमिक्स ऑफ चॉइस एंड एजेंसी। ठीक है, पॉलेमिक्स क्या होता है? एक तरह से नेगेटिव ओपिनियन किसी की चीज़ में। ठीक है, मतलब आप किसी को चैलेंज कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ सही नहीं है। अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो ये सारे पॉइंट्स देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसमें बार बार डिटेल में मैं वो सेम चीज़ बोलूँ, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बंसोड़े डिजर्व स्पेशल क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग अ फेमिनिस्ट स्लांट टू दलित पोएट्री यशोधरा। ये जो पोएट्री है यशोधरा, ये यशोधरा कौन है मालूम है? जो हमारे बुद्धिज्म रिलीजन के जो मेन हेड थे ना, बुद्धा, गौतम बुद्ध, उनकी वाइफ। देखो गौतम बुद्ध ने तो छोड़ के चले गए उनको, बाद में ये यशोधरा जी का क्या हुआ? इनकी सफरिंग से कोई बात नहीं करता, सब बुद्धा जी की बात करते हैं कि हाँ वो चले गए, उन्होंने इस तरह से नया रिलीजन शुरू कर दिया, उन्होंने काफ़ी सारे जो है रिफॉर्म्स लाए, मतलब लोगों की सोच बदल दी। बट यशोधरा जी का क्या हुआ उनके जाने के बाद? उन्होंने लाइफ में आगे क्या देखा उनके जाने के बाद? तो उनकी बात की जाती है। ओके, सिद्धार्थ's departure from his family and subsequent journey to enlightenment are celebrated। भाई उनकी तो वो लाइफ सेलिब्रेट की जाती है कि तुमने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया, बट यशोधरा जी के सेक्रीफाइस, सफरिंग, वो जो है ओवरलुक्ड हो जाते हैं। तो इसकी बात करी गई है। ओके, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म एंड दलित वुमेन। इंटरसेक्शनल मैंने कई बार ये वर्ड एक्सप्लेन किया है कि काफ़ी सारी ऑपरेशंस एक साथ मिल जाना, मतलब फीमेल का भी ऑपरेशन है, फिर आप दलित भी हो, फिर आप गरीब भी हो, फिर आपकी कास्ट भी निचली है, तो इन सारी चीज़ों का एक साथ टकराना और उसका फिर ट्रिपल एंड जो है उसका इफेक्ट निकल के आना। ओके, नेक्स्ट पोम इज फॉर अ फिस्टफुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, रिटन बाय कालेकुरी प्रसाद। तो इसमें भी सेम यही जो बातें कही गई है, रिजेक्शन ऑफ विक्टिमहुड, कि भाई विक्टिम नहीं बनना हमें, हम तो इज्जत के साथ जीना चाहते हैं, हमें कोई विक्टिम मत बोलो आप, हम बिल्कुल रिस्पेक्टफुली जीना चाहते हैं। ओके, एजर्शन ऑफ आइडेंटिटी, लाइफ एज प्रोटेस्ट, रेजिलियंस एंड डिफाइंस, डिमांड फॉर डिग्निटी नॉट सिंपैथी। देखो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इस पर्टिकुलर पोम के बारे में बात करोगे। फॉर अ फिस्टफुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, रिटन बाय कालेकुरी प्रसाद, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट ब्लॉक इज ड्रामा एंड शॉर्ट फिक्शन। देखो इनके अंदर है ना, आपको ये थोड़ी सी स्टोरी याद रखनी है, एंड जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है उन्होंने क्या रोल निभाया है, उन्होंने क्या एक्शंस किए हैं, वो सारी चीज़ें याद रखनी है। अदरवाइज जो मेन आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, वो तो आप लोगों को पता ही है, वो सेम ही रहेगा। तो रूट्स एंड एस्केप रूट्स, ये हमारा लिखा है दाता भगत जी ने, एंड इसको ट्रांसलेट किया है माया पंडित ने। ठीक है, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस बताते हैं दलित लोगों का, एंड मल्टी जनरेशनल पोर्ट्रेयल है, मतलब इसमें जो है 3 जनरेशन दिखाई गई है। काका जो है फर्स्ट जनरेशन के हो गए, जो अंबेडकर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हैं चेंज के लिए। फिर सतीश आते हैं जो सेकंड जनरेशन के हैं, ये एक एजुकेटेड प्रोफेसर है, प्रोग्रेसिव है इनका आउटलुक, तो ये लीगली नॉन वायलेंट तरीके से सॉल्यूशन पाना चाहते हैं। फिर आ जाते हैं इनके बेटे अर्जुन, ये है एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट, थर्ड जनरेशन के हैं, एंड ये चाहते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी हो, ये जो स्लो चेंज है ना ये इन्हें नहीं पसंद, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है जैसे भी सिचुएशन अभी तक भी चली आ रही है। ये चाहते थे कि भाई इतना टाइम हो गया, फ्रीडम हमें मिल गई, इतने चेंजेस हो गए,
बट अभी तक भी हम पूरी तरीके से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इससे उभर नहीं पाए, ये खत्म नहीं हुआ जड़ से, अभी भी ये बहुत जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। ओके, इसमें देखो एक कैरेक्टर है हेमा का, इनके बारे में भी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन पर्टिकुलर इस नाम के ऊपर पूछा था कि ये हेमा का क्या रोल है। तो ये सतीश की ब्राह्मण वाइफ है। सतीश कौन है? जो ये सेकंड जनरेशन में है। ठीक है, एंड ये एक अपर क्लास लेडी है। तो अब भाई ये इनकी शादी हो गई है एक लोअर क्लास इंसान से, तो अब इनका क्या वो स्टेटस होगा, ये कैसे चैलेंजेस फेस करने वाली है इस फैमिली में आने के बाद। प्लस जेंडर भी इफेक्ट है इसमें, तो कास्ट एंड जेंडर एक साथ जुड़ गया, इंटरसेक्शनल इशू हो गया। ओके, बियॉन्ड ट्रेडिशनल पैरामीटर्स, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। फिर जो ये शॉर्ट स्टोरीज है, द पॉइजन ब्रेड एंड द स्टोरीड हाउस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये पॉइजन ब्रेड को लिखा है बंदो माधव ने। ओके, एंड एक इसी सेम नाम से पॉइजन ब्रेड नाम से हमारे आई थिंक अर्जुन डांगले जी ने लिखा है, एक सेम वर्क लिखा है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये जो शॉर्ट स्टोरी है द पॉइजन ब्रेड, ये बंधु माधव जी ने लिखी है। ओके, एंड सेम इसी नाम से एक पूरा कलेक्शन लिखा है जिसमें काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज है, पोम्स है, काफ़ी सारे वर्क्स है, उसका भी टाइटल पॉइजन ब्रेड ही है। ओके, जब आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो हो सकता है पॉइजन ब्रेड का जो राइटर आपको दिखे वो डिफरेंट नाम से दिखे, लेकिन उस वर्क में और इस वर्क में डिफरेंस क्या है, ये एक पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी है जिसको बंदो माधव जी ने लिखी है। वो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और सिमिलर टाइप ऑफ वर्क्स, जैसे इसमें पोम भी होंगी, तो वो सारी की सारी एक जगह पे मिला करके लिख दी है। मतलब वो इन्हीं लोगों से ही ली है, बंदो माधव की भी ये जो द पॉइजन ब्रेड है ये भी उसमें मिलेगी, बट उसका टाइटल है पॉइजन ब्रेड। ओके, फिर जो ये द स्टोरीड हाउस है, ये वामन होवल जी ने लिखी है। ये सेम ही चीज़ें दिखाती है दलित लिटरेचर में, रिवोल्ट एंड प्रोटेस्ट। ओके, एक्सपोजर ऑफ कास्ट बेस्ड इनजस्टिस, डिपिक्शन ऑफ दलित प्रेडिकमेंट, assertion ऑफ दलित कॉन्शियसनेस, रिजेक्शन ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड पैसिव एक्सेप्टेंस। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। सो द स्टोरीड हाउस क्या है, एक बायाजी नाम का कैरेक्टर है इसमें, तो वो क्या चाहता है कि मेरा मल्टी स्टोरी हाउस हो जाए, 2 स्टोरी हाउस, ज़्यादा भी नहीं, ताकि मैं इक्वालिटी, डिग्निटी, बेटर लाइफ ये चाह सकूँ, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। ओके, कन्फ्रंटेशन एंड रेजिस्टेंस, डिफाइंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द स्ट्रगल, इमर्जेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा ब्लॉक आ जाता है थ्योरी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स। अब देखो यहाँ पे ट्राइबल्स की बात होगी, अभी तक ज़्यादा हमारी दलित्स की बात हो रही थी, तो ट्राइबल वर्ल्ड व्यू। अभी आप लोगों को पता है ट्राइबल सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं है, ट्राइब्स जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, हर जगह पे आपको अलग अलग ट्राइब्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन लोगों के अपने मिथ्स होते हैं, अपने स्टोरीज होती है, जो फोक लिटरेचर आता है इन लोगों का, ज़्यादा इन लोगों का क्या है, फोक लिटरेचर है। ओके, तो ये लोग देखो ज़्यादा किससे कनेक्टेड होते हैं, लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, एनिमल्स, इन्हें बहुत ही सेक्रेड मानते हैं ये लोग। मेरे एक व्यूवर है जिसने कमेंट किया था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, पेम्ब्रोम कुछ इस तरह का सरनेम है, आई डोंट नो वो ये वीडियो देखेगी या नहीं, बट जब मैंने उसका सरनेम देखा तो मुझे बहुत अलग लगा, एंड आई थॉट कि मैं सर्च करूं, तो वो भी इस तरह का मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के कि दुनिया मतलब पूरे हमारे देश के इतने कोने कोने से मेरी वीडियोस ये बच्चे देख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं शायद वो लड़की बहुत पर्सनली भी कनेक्ट कर रही होगी मेरी वीडियोस से, आई डोंट नो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो जिनका सरनेम है ये, तो प्लीज़ कमेंट हाउ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस। आई जस्ट होप कि आपको ये कनेक्ट इस तरीके से ही कर पा रहे हो जो आप मतलब सोचते हो, जो जो भी आपकी फीलिंग्स है। ओके, बट बैक टू द टॉपिक, आपको ये जो टर्म्स है ये देखो एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको ये कवर करनी है। ट्राइबल रेजिस्टेंस, देखो इन लोगों को भी है ना, जो ट्राइब्स थी वो एक तरह से क्रिमिनल ठहरा दिया था, तो इन लोगों ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइफ में, मतलब कि भाई आए, ये अंग्रेज लोग आए, इन्हें तो लैंड चाहिए था, चाहे वहाँ पे कोई भी कितने ही बरसों से बसा हुआ है, वो जंगल ही उन लोगों के घर है, तो वहाँ से खदेड़ डालते थे ये लोग, जो डेवलपमेंट का नाम हवाला दे करके ना, तो इन लोगों को स्ट्रगल भी काफ़ी करना पड़ता था। ओके,
तो ये इंडिजिनस कम्युनिटीज होती है, नेचर से रिलेटेड होती है एंड नेचर से बहुत हार्मनी के साथ रहती है। इनमें ज़्यादा इक्वालिटी देखने को मिल जाएगी, कम्युनिटी में रहते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं। ओके, फिर रेजिस्टेंस क्या है? स्ट्रगल्स बाय इंडिजिनस पीपल अगेंस्ट कॉलोनियल स्टेट एंड कैपिटलिस्ट फोर्सेस। तो मैंने बताया ना कि भाई कोई लोग डेवलपमेंट के नाम पे आके इन लोगों का घर छीन लेता है, कोई कॉलोनियलिज्म के नाम पे आके इन लोगों से घर छीन लेता है, तो इन लोगों के साथ भी ज्यादती हुई है बहुत ज़्यादा। ओके, फिर देखो कौन कौन से रेबिलियंस हुए हैं। संथल रेबिलियन, मुंडा उलगुलन। ओके, ये टाइम पीरियड आप याद रख सकते हो। फिर आर्म्ड अपराइजिंग भी इनमें हुई है, कल्चरल एजर्शन, फोक सॉन्ग्स, ओरल हिस्ट्रीज। तो इन लोगों को भी प्रोटेस्ट करने के लिए जो चीज़ें जैसे समझ में आई इन लोगों ने वो किया। ओके, फिर लीगल बैटल्स भी देखी, लिटरेचर, एनवायरनमेंट मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है एग्जाम में। तो इन लोगों की अगर आप इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा समझोगे कि हमारा ट्राइब्स किस तरीके से है, तो सबसे पहले तो देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में है इनकी पॉपुलेशन, काफ़ी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, 8.08% लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। ओके, मेजर ट्राइब्स इंडिया में कौन कौन सी है? गोंड्स, भिल्स, संथल्स, ओराउंस एंड द मीनास। ओके, ज़्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स यहाँ से आती है। ओके, अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे भी उनकी अपनी ट्राइब्स है, ग्रेट अंडमानीज, सेंटलीज, ओंजीज, जावाज, सोम्पेन्स। ओके, ये सारी की सारी ट्राइब्स वहाँ पे देखने को मिलती है। तो बहुत बड़ा एरिया, हमारे जो ट्राइबल एरियाज है बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर ट्राइबल जो लाइफ है ज़्यादा नेचर से जुड़ी होगी, फॉरेस्ट, रिवर्स, लैंड, है ना। ये लोग आप प्रॉपर इन लोगों को वैसे अपने जो आज के कंक्रीट हाउसेज है शायद उनमें ना देखो, इन लोगों का अपना घर के अपने अलग स्ट्रक्चर होंगे, अपनी कम्युनिटीज़ में रहना पसंद करते हैं, अपने इनके रिचुअल्स होते हैं, कुछ मिथ्स भी होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं अपने सेपरेट। ओके, बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस होती है इन लोगों की। ओके, तो देखो मिथ इन ट्राइबल बिलीफ सिस्टम, तो काफ़ी सारे मिथ्स भी होते हैं। आप लोग उनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन नेट पे मिली मैंने वो सारी की सारी यहाँ पे डाल दी है। आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल देके भी इसमें लिख सकते हो। ओके, फीचर्स ऑफ ट्राइबल डिस्कोर्स, तो ये सारी वही बातें होगी कि भाई नेचर, लैंड, एंसेस्ट्री, ये सब होगी। ओरल, कल्चरल, लिटरेरी एक्सप्रेशंस ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज़ होंगी। तो डिस्कोर्स मतलब चर्चा, ठीक है। ओरल ट्रेडिशंस में इनके फोक टेल्स, मिथ्स, सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर कलेक्टिव आइडेंटिटी, कम्युनिटी वेलफेयर, स्पिरिचुअल बिलीव्स, मिथ्स एंड ओरल हिस्ट्रीज, इसमें ट्राइबल रेजिस्टेंस, रेजिलियंस, कल्चरल प्राइड। ओके, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन से होती है? मैंने आपको बताया था ना, जो अंग्रेज आए थे उन लोगों ने हम आते ही ये ट्राइब्स को क्या बोल दिया था कि ये तो क्रिमिनल ट्राइब्स है। Okay, denotified tribes are communities originally listed as criminal tribes under the British era Criminal Tribes Act starting in 1871। तो ये तब क्रिमिनल्स घोषित की गई थी, ये क्रिमिनल्स थे नहीं कभी भी। भाई इन लोगों को तो क्या करना था? ऑपरेस करना था, है ना। कैसे भी आकर के इन्हें चाहिए था कि ये जो लोग हैं ये तो बड़े जंगली है, ये हम लोगों के लिए खतरनाक है, तो ये क्रिमिनल हो गए। क्योंकि इन लोगों का रहना सहना अलग है हमसे, इसलिए उन लोगों ने ऐसे कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, लेकिन बाद में हमारे जो भारत सरकार थी उन्होंने रियलाइज किया नहीं भाई ये लोग, इनके शायद तौर तरीके हमसे अलग हो पर ये भी हमारे देश के उतने ही मूल निवासी है जितना कोई और इंसान। तो इनको भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे रहने का हक है, पूरे जितने भी सारे राइट्स है इन लोगों को भी मिलने चाहिए। इनफैक्ट थोड़े और स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि अभी ये थोड़े से पिछड़े हुए, तो इनको बराबर करने के लिए हमें अगर इन्हें थोड़े से स्पेशल राइट्स देने पड़े तो देने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो देखो बाद में क्या हुआ, मैनी डीएनटी कम्युनिटीज आर नाउ कैटेगराइज्ड अंडर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज, बट सम रिमेन अनक्लासिफाइड। ओके, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो अच्छे से। फिर नेक्स्ट हमारा ब्लॉक आ जाता है ओरल नरेटिव्स। ओरल मतलब जो मुंह जबानी हमारे नरेटिव्स चलते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिटिकली एनालाइज द लेप्चा क्रिएशन मिथ। तो जो माउंटेन्स में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का मतलब, उसमें जो लेपचा ट्राइब है उन लोगों का ऐसा मिथ था, मानना था कि वो है ना प्योर स्नो से बने हैं, जो माउंट कंचनजंगा की जो प्योर स्नो है ना उससे बने हैं। एंड इन्हें किन्होंने, किस भगवान ने बनाया इन्हें? इतबूरम। ओके, तो ये सिंपल सी स्टोरी है, इसके बारे में आप और डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हो।
critically examine the representation of women in लियांडोवा एंड तुआसियाला। ये मिजो फोक टेल है जिसके अंदर वुमेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है उसके बारे में बताना है। डोमेस्टिक स्फेयर में कैसे सब सर्वियंस ओबीडियंस, तो देखो ये लोग भी है जो अपना कन्वेंशनल रोल्स में ही इनसे एक्सपेक्टेड किया जाता था कि हाउस होल्ड चोर्स करोगे, आप चाइल्ड केयर करोगे, एंड लिमिटेड वॉइस एंड चॉइस इन लोगों को दी गई। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट एंड एजेंसी। देखो ये इसी क्वेश्चन का ही हिस्सा है, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस भी इनका दिखाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द नरेटिव, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फिर इनको बाद में मिलती है। मदरहुड एंड रिलेशंस, ओके, कॉम्प्लेक्स डिपिक्शन ऑफ मदरहुड, ओके। क्रिटिकली एनालाइज द फोक सॉन्ग्स ऑफ ओराउंस। तो ओराउंस की जो ट्राइब है जो सेंट्रल इंडिया में मिलती है ज़्यादातर, उन लोगों के जो फोक सॉन्ग्स थे उसमें देखो फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट, लव, बर्थ, मैरिज, हीरोइक डीड्स, इस तरह के सारे टॉपिक्स होते थे ज़्यादातर। नेचर इमेजरी होती थी, मिथ्स, एंसेस्ट्रल वर्शिप होगी। इनफैक्ट हमारे भी जो मेरा भी कल्चर है ना उसमें भी हम बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल वर्शिप करते हैं, हमारे जो पूर्वज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन संथल फोक टेल साइटिंग फ्रॉम द स्टोरीज इन योर कोर्स टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी स्टोरीज है। द ओरिजिन ऑफ राइस, द क्लेवर फॉक्स, तो एनिमल टेल्स भी है इसमें। हीरोइक लेजेंड्स की बहादुरी की बातें हैं कि किस तरीके से वो ऑपरेशन से लड़े, तो ये सारे के सारे आप और ज़्यादा डिटेल में बता सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉक इज फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें जो ये सी के जानू है, केरला से बिलोंग करती है। मदर फॉरेस्ट जो इनकी ये नॉवल है उसके अंदर इन्होंने बेसिकली भाई जो फॉरेस्ट है ना, लैंड एक्विजिशन है ना, उसके बारे में बात करी है। तो लैंड एलियनेशन एंड डिस्पोजिशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, मार्जिनलाइजेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आदिवासी women, devaluation of indigenous knowledge, critique of political systems and development models, importance of Adivasi resistance and agency, cultural preservation and regeneration। इन सारी चीज़ों की बात इनके इस नॉवल में की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है, अच्छे से पढ़ना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के ना 80 to 90% चांस है आपके एग्जाम में, या तो ये आ जाएगा या फिर ये कोच्चा रेटी आ जाएगा या दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये एक ब्लॉक से ज़्यादातर ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए, कोच्चा रेटी और ये सी के जानू का मदर फॉरेस्ट। ओके, तो कोच्चा रेटी भी सेम हमारा केरला से ही है ये भी। तो ये मलाया रायर ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, ठीक है, केरला से। तो उन सब के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन, सर्वाइवल स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉयटेशन, relationship with nature and environment concerns, impact of modernization and social change, gender dynamics and women's experiences, caste and social justice, role of education। तो जो अगर कोई स्पेशल आपको नाम दिखे ना, जैसे कोचुपिल्ला आशंस एफर्ट्स टू एजुकेट द कम्युनिटी, तो वो सारे नाम आप ज़रूर याद करके चले जाना ताकि उसे हाईलाइट करके लिखो। ओके, ताकि टीचर को आपको देखने में लगे कि हाँ भाई इस बच्चे ने थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी है। लास्ट ब्लॉक इज पोएट्री, ड्रामा एंड शॉर्ट फिक्शन। तो इसमें देखो जो बुद्धन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है, जो कि एक तरह से डी नोटिफाइड ट्राइब्स की तरह देखा जाता था। इसमें एक कैरेक्टर का नाम है, मैंने इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से आंसर किया है। एलेबरेट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले बुद्धन। तो ये जो बुद्धन है ये एक तरह से छारा ट्राइब है ना गुजरात की, उसका एक बुद्धन थिएटर ग्रुप है, उसने बनाया है ये प्ले। ठीक है, एंड ये किसके ऊपर लिखा गया है, ये रियल लाइफ कस्टोडियल डेथ, जो भी कस्टडी में डेथ हो जाती है बुद्धन सबर की, जो एक ट्राइबल मैन था जिसको फॉल्स एक्यूजेशन कर देते हैं, एंड फाइनली वो जो है एक पुलिस वाला उसे मार देता है वेस्ट बंगाल में 1998 में। तो ये नॉन लीनियर है, एपिसोडिक स्ट्रक्चर इसमें चलते हैं, कंबाइनिंग नरेशन, एनेक्टमेंट एंड ऑडियंस इंटरेक्शन भी है। फ्लैशबैक्स, मोनोलॉग, सॉन्ग्स, ट्रेडिशनल ट्राइबल परफॉर्मेंसेस, ये सारी चीज़ें। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोर देन इनफ होंगे पूरा का पूरा समझने के लिए, इसकी स्टोरी, इसका नरेटिव, ठीक है, क्या है इसका, इसके प्ले के पीछे पूरा आइडिया। ओके, next question is attempt a critical appreciation of the poem if you were in my place by निर्मला पुतुल। तो भाई ये सिंपल सी बात बोलती है, अपने आप को मेरी जगह पे इमेजिन करके देखो फिर बताओ कैसा लगता। तो ये एक तरह से एम्पैथी इवोक कर रही है। फोकस ऑन ट्राइबल women,
कॉल फॉर एक्शन कि भाई जल्दी से चेंज लाने की ज़रूरत है, ये और लॉन्ग पीरियड तक नहीं चलना चाहिए। फिर जो ये कैरेक्टर है गुम्बा लंबरदाइज शॉर्ट स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी कौन सी है, द प्राइज ऑफ ब्राइड। ठीक है, तो इसके बारे में देखो भाई, फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज की इसमें बात करते हैं। ये जो गुम्बा है उसकी जल्दी जबरदस्ती शादी कर देते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, भाई आपने ट्रेडिशन बना लिया अगर बच्चों की शादी करने के लिए, बेशक आपका ट्रेडिशन है पर है तो गलत। ठीक है, जो लड़की अभी 12वीं क्लास में पढ़ रही है, जिसको ये ट्रेडिशन नहीं मंजूर, तो ट्रेडिशन के नाम पे आप उसके साथ जाति थोड़ी कर सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। फादर्स ऑब्लिगेशंस एंड पर्सपेक्टिव, तो जो ये गुम्बा का फादर होता है कागुम, ये किस तरीके से दिखाया गया है कि भाई अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी कर रहा है, प्रायोरिटी दे रहे हैं कस्टम्स को। ठीक है, फैमिली की रेपुटेशन को, ऐसा ही होता है ना, यही तो सच्चाई है सोसाइटी की। जो बच्ची है, उसकी जो बेटी है, उनकी विशेस को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही। ओके। फिर रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस दिखाई है, सिंबल ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट दिखाई है। तो बड़ा ही प्यारा प्ले है ये, तो आज के सॉरी शॉर्ट स्टोरी है, आज के टाइम की बिल्कुल रिक्वायरमेंट है काफ़ी सारी जगह, आज भी ऐसा देखा जाता है। सो इसके साथ ही हम पहुंच गए इस वीडियो के एंड में। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा टेक्स्ट समझ में आया हो, आपका ये मैग 13 का जो अब आप एग्ज़ाम दोगे काफ़ी इजी हो गया होगा। बहुत ज़्यादा बच्चों से रिक्वेस्ट नहीं आई थी, कुछ शायद 1 या 2 बच्चों ने ही रिक्वेस्ट करी थी, बट आई स्टिल फेल्ट कि आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, है ना। चलो, तो इसी के साथ कहते हैं बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।